वेलकम स्टूडेंट्स, आज लेकर आया हूं एनएलएम का एक अच्छा बेहतरीन 2025 का सवाल। वन ऑफ द डिफिकल्ट पेपर माना जा रहा था 2025 के पेपर को। रीनीट का एग्जाम का डेट आ चुका है 21 जून, 3 तारीख के पेपर को। जो एनएलएम से क्वेश्चन आए थे वो ठीक ठाक एवरेज या फिर इजी टू मॉडरेट लेवल के थे, बट वी आर डिस्कसिंग अबाउट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट और वन ऑफ द नॉट डिफिकल्ट बट अच्छा एक सवाल है जो लेंदी है, एनएलएम से आया है। बच्चों की थोड़ी शिकायत होती है एनएलएम से, चलो शिकायत दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। किस प्रकार ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ऑब्जेक्टिव और आपकी थिंकिंग क्या रखनी है अपन समझते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं, बड़ा ध्यान से सुनो। देयर आर टू इंक्लाइन सरफेस ऑफ इक्वल लेंथ एल, सेम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री with horizontal. One of them is rough and other is perfectly smooth. The given body take much time to slide down on a rough surface than smooth surface. The coefficient of kinetic friction is mu k between the object and rough surface is close to ABCD. निबंध नहीं पढ़ रहा था, सवाल समझाने की कोशिश कर रहा था, ध्यान से सुनना। अब बेटा अगर मैं सवाल को देखने की कोशिश करूं या समझने की कोशिश करूं तो पहले तो मैं थोड़ा तोड़ता हूं इसे 2-3 पार्ट में। पहला पार्ट क्या है कि दो इंक्लाइन सरफेस है जिनकी इक्वल लेंथ एल है, जिनका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी 45 है, माने कि ये पहला इंक्लाइन प्लेन, और बोला दोनों की जो लेंथ है वो सेम है, माने कि ये लेंथ एल और इधर भी है लेंथ एल, और एंगल भी 45 डिग्री ही है। आगे क्या बोला वो कि a given body takes 2 times as नहीं, उसके बाद बोला वो one of them is rough and other is perfectly smooth, माने कि उसमें से एक जो सरफेस है वो रफ माना जा रहा है, माने कि वहां भर भर के फ्रिक्शन है और ये एकदम स्मूथ है। अब उन्होंने बोला एक बॉडी ले लो, एक बॉडी है, उस बॉडी को हम क्या करेंगे इस वे में यहां पर रख देंगे, उसी बॉडी को हमने यहां भी रखा, कोई डाउट नहीं। अब ये तो पक्की बात है कि यहाँ फ्रिक्शन होने के कारण वो बॉडी स्लो स्लो नीचे आएंगी, और यहाँ फ्रिक्शन नहीं है तो बॉडी स्पीड में नीचे आएंगी। वही बात उसने बताई कि a given body takes 2 times much time to slide down on a rough surface than the smooth surface, माने कि यहाँ नीचे आने का जो वक्त टाइम पीरियड है, मान लो उसे मैं बोलता हूँ TR, और यहाँ से नीचे आने वाले को मैं बोलता हूँ TS, स्मूथ का S। तो जो TR है वो 2 गुना है TS से, तो इसका मतलब TR बाय TS का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 2। अब सवाल ये गिवन, जो मैं गिवन बता रहा है वो लिख रहा हूं, सवाल ये नहीं, सवाल ये है कि जो रफ सरफेस है वहां जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है काइनेटिक वो म्यू के है, तो म्यू के का वैल्यू कितना रहेगा वो बताओ। ओके, तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैं देख पा रहा हूं मुझे टाइम दिया है और म्यू के पूछा है। अब टाइम और फ्रिक्शन में तो कोई रिलेशन नहीं है, बट एंगल भी गिवन है और मोशन की भी बात कर रहा है। तो जैसे मोशन की बात कर रहा है मतलब यहाँ पर बॉडी मोशन करेगी नीचे की तरफ, करेक्ट है, तो उसे कुछ तो एक्सेलरेशन भी रहेगा, तो यहाँ भी कुछ एक्सेलरेशन रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक्सेलरेशन निकाल लेता हूँ। जब बॉडी किसी रफ सरफेस पे है तो एक्सेलरेशन होता है ए बराबर ए रफ जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, ये बात आपको पता ही है। और वहीं अगर स्मूथ सरफेस है तो फॉर्मूला ओनली जी साइन थीटा है, पक्की बात, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अब अगर मैं देखूं इसके अंदर मेरे पास थीटा की वैल्यू है, मैं थीटा की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो आपका यहाँ आंसर आ जाएगा जी डिवाइड बाय साइन 45 1/√2, माने कि यहाँ जी बाय √2 आ गया, माइनस म्यू के मुझे निकालना है, सॉरी एम नहीं, यहाँ म्यू जी है सिर्फ, जी का वैल्यू अगेन म्यू जी एज इट इज, म्यू जी एज इट इज cos 45 विच इज ऑल्सो 1/√2। तो मैंने 1/√2 अगर कॉमन ले लिया और जी भी कॉमन ले लिया तो अंदर क्या 1 माइनस म्यू बचेगा, दिस इज और ए आर, करेक्ट है। अगर इधर आ जाऊं मैं तो मेरा ए एस का वैल्यू आ जाएगा जी बाय साइन थीटा साइन 45 मतलब जी बाय √2, तो आपका ये ए एस आ गया। अब मैं लॉजिक लगा रहा हूं, अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं तो मेरा ये ए एस कट हो जाएगा, करेक्ट है। सो अगर इफ यू डिवाइड ए आर डिवाइडेड बाय ए एस, ए आर माने कि √2 भी गया, जी भी गया, ए आर ऊपर 1 माइनस म्यू आपका आ गया, नीचे कुछ नहीं मतलब यहाँ 1 आ गया, समझा ना बेटा। अब इतनी बेसिक बातें तो बताऊंगा नहीं मैं, डिवाइड में ये जी कटा, √2 कटा, सिर्फ ये बचा। तो सर ये तो निकाल लिया आपने, लेकिन इससे कैसे निकलेगा म्यू। अब मैं देख पा रहा हूं मेरे को फ्रिक्शन एंगल
कि नाम बात है इसलिए मैं एक्सेलरेशन निकाल लिया, बट गिवन में टाइम है, मतलब कहीं ना कहीं टाइम का एक्सेलरेशन से कुछ तो नाता है जिस कारण हमें एक्सेलरेशन निकालने की जरूरत थी। अब वो नाता अगर आपको समझना है विद्यार्थी मित्र, रिलेशन बिटवीन टाइम एंड एक्सेलरेशन, उसके लिए पहले कहानी समझ ले। कहानी इंक्लाइन प्लेन की है, माने कि इंक्लाइन प्लेन के ऊपर जो ब्लॉक है जिसका मास m है वो नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है मतलब एक्सेलरेशन आया। तो यहाँ जो इक्वेशन बनती है, जो अपनी काइनेमेटिकल इक्वेशन s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वहां से मैं देखूं तो s तो दोनों का सेम है, u के बारे में बात ही नहीं किया, कांस्टेंट 0 मान लो, तो ये पूरा कट गया, ये तो कांस्टेंट है, हाफ तो कांस्टेंट ही आता है, at स्क्वायर, द रिलेशन इज at स्क्वायर कांस्टेंट, मतलब समझ रहे हो, a is inversely proportional to the t square, a is inversely proportional to t square। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, a r is inversely proportional to t r square और a s is inversely proportional to a t a s t square। दोनों को अगर डिवाइड कर दूं तो a r बाय a s क्या आ जाएगा, t s बाय t r का होल स्क्वायर। उल्टा हुआ क्या, और आई थिंक सो मेरे पास टी एस बाय टी आर है, जो मुझे रिलेशन चाहिए था मुझे मिल गया। टी आर बाय टी एस आपका 2 है, तो टी एस बाय टी आर हो जाएगा 1/2, टी एस बाय टी आर 1/2, टी एस बाय टी आर 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर, और ए आर बाय ए एस, ए आर बाय ए एस भी आपके पास यहाँ पर है गिवन, ए आर बाय ए एस, ए आर बाय ए एस आपका 1 माइनस म्यू है, माने कि यहाँ जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1 माइनस म्यू। सही है, कोई दिक्कत किसी को? तो अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस म्यू इज इक्वल्स टू 1/4, करेक्ट है। म्यू निकालना है तो ये इधर और ये इधर, 1 माइनस 1/4 बराबर म्यू, तो क्या ये 3/4 आ जाएगा? तो दिस इज आवर फाइनल आंसर 3/4। 3/4 क्या है ऑप्शन, इधर है ऑप्शन, आजा बेटा। अच्छा पॉइंट में दिया क्या 3/4, तो बेटा 3/4 को हम लिखते हैं 0.75, करेक्ट है ना, डिवाइड कर ले, ऑप्शन नंबर बी। आ गया समझ में? आई होप आप क्लियर समझ पाए हो किस प्रकार से सॉल्व करना था। फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ।